मेरा नाम मेघा है। मैं सब्जी का ठेला लगाती थी क्योंकि मेरा पति लाचार हो गया था। अपने पति का इलाज करने और अपने बच्चों का पेट पालने की खातिर मैं सुबह 6 बजे ही घर से सब्जी का ठेला लेकर निकल जाती थी। पहले मैं ताज़ी ताज़ी सब्जियां थोक के भाव में खरीदती थी और फिर उसको अपने ठेले पर अच्छे से सजा कर गली गली में अपना ठेला लेकर घूमती थी और फिर रात को ही घर पर आती थी। एक दिन एक बूढ़ा बाबा मेरे पास सब्जी खरीदने के लिए आया था। जब मैं उसे बड़े से बंगले के अंदर जाता हुआ देखी तो वह मेरे सर पर हाथ रखकर मेरे लिए प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, बेटी मेरी एक अमानत अपने पास रख लो। मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। जब वहाँ से वापस आ जाऊँगा तो तुमसे ही अपनी कीमती सामान वापस लेकर आऊँगा। इसी तरह वह मेरा नंबर और एड्रेस लेकर चला गया था, मगर उसने मुझे सख्ती से मना किया था कि कभी भी मेरे सामान को मत खोलना। उस आदमी ने मुझे एक छोटी सी अटैची दी थी। मैं उनकी बात मान गई थी, मगर अब जब भी मैं सोकर उठती तो वह अटैची मेरे पैरों के नीचे रखी हुई होती थी और मेरी बेटी उसे देखकर बहुत डरती थी। एक दिन सच्चाई जानने के लिए मैंने वह अटैची खोल कर देखी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि उसके अंदर तो मुझे तो पता भी नहीं था कि एक दिन किसी अजनबी के हाथों मेरी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाने वाली है। मेरी बेटी जिसमें मेरी जान बसती है, वह एक अजनबी तांत्रिक बाबा के हाथों से इतनी ज़्यादा परेशानी से गुजरेगी। अगर इस बात का आइडिया मुझे पहले से हो जाता तो शायद मैं उस आदमी की बातों को कभी नहीं मानती। उस दिन मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती और अपने बच्चों को भूखा ही सुला देती, मगर मैं कभी घर की दहलीज पार ना करती। मुझे आइडिया नहीं था कि आज एक ऐसी सुबह मेरा इंतज़ार कर रही है जो मेरी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। मैं रोज़ दिन को निकलते ही ठेला लेकर घर से निकल जाती थी। उस वक्त मेरे दोनों बच्चे सो रहे होते थे। मेरे पास एक बेटा था और एक बेटी थी। मेरी बेटी की उम्र 12 साल की थी और मेरे छोटे बेटे की उम्र 7 साल की थी। मेरी बेटी अपने छोटे भाई को लिपट कर सो रही थी, जैसे वह अपने भाई की हिफाजत करना चाह रही हो। वह कह रही थी, मुझसे दूर चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। आप मेरे पापा नहीं हो, अभी इसी वक्त मुझसे दूर हो जाओ, वरना मैं सब कुछ मम्मी को बता दूंगी। मैं यह सब सुनकर चौंक गई और घबरा कर मैंने उसे जगाने की कोशिश की। मैं यह सब पता करना चाह रही थी कि वह नींद में ऐसी बातें क्यों कर रही है, मगर फिर सोचा कि बच्ची है, बच्चे तो इस तरह के सपने देख लिया करते हैं। मुझे कहाँ पता था कि उसका यह सपना एक दिन सच हो जाएगा। उसके सपने के पीछे तो एक भयानक राज छुपा हुआ था। मैंने अपने छोटे बेटे को गौर से देखा तो वह भी गहरी नींद में सो रहा था। मेरी यही रूटीन थी कि मैं सुबह 5 बजे उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद बच्चों के लिए नाश्ता बनाकर टिफ़िन में रख जाया करती थी और अपने पति को नाश्ता करा दिया करती थी। अपने पति से कह दिया करती थी कि ठीक से बच्चे जब उठ जाएं तो उन्हें ज़रूर नाश्ता करा दे। रोज़ मेरे पति की आंखों में आंसू होते थे। आज पहला दिन ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि वह तो हर दिन ही मुझे विदा करते हुए अपसेट हो जाते थे और कहते थे कि मेघा, मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दूँ। मैं उनको मुस्कुरा कर कह देती थी और कहती थी कि मुश्किल में डालना आपकी या किसी के हाथ में नहीं, शायद भगवान को यही सब मंजूर था। यह आपकी ही इम्तिहान है और मेरा भी इम्तिहान है। उम्मीद करती हूँ कि हम इस कड़े इम्तिहान से जल्दी ही निकल जाएंगे। बस भगवान से प्रार्थना करते रहो, बस भगवान से यही कहो कि हमारे दोनों बच्चे जल्द ही अपने पहले वाली ज़िंदगी पर आ जाएं। मैं अपने पति से यह कहकर घर से निकल आई थी। अभी पहले मैं ताज़ी ताज़ी सब्जियां खरीदने के लिए गई थी। आज भी मैं अपना ठेला लेकर घर से बाहर निकली थी। भगवान, एक दिन मेरे पति अपने ऑफिस से घर आ रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट एक बड़ी सी कार की वजह से हो गया था। बेचारे बिल्कुल लाचार हो गए थे। इस एक्सीडेंट की वजह से हमारे जुड़े कट्टे पैसे भी जो थे वो मेरे पति के इलाज पर लग गए थे। उस गाड़ी वाले का कुछ पता ही नहीं चल सकता था जिसने मेरे पति का एक्सीडेंट किया, क्योंकि उस गाड़ी वाले का नंबर हम नहीं जानते थे। अगर गाड़ी का नंबर हमें पता होता तो हम उनकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देते थे। तो शायद उस
कार वाले को सज़ा तो मिल ही जाती। वैसे तो हमारे देश का कानून इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि भगवान हमारे साथ अच्छा ही करेगा। अगर उस कार वाले ने उस दिन मेरे पति की मदद कर दी होती और मौके पर उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया होता, तो आज मेरे पति इतने लाचार ना होते। मेरे पति के लाचार होने की वजह से मुझे ही घर की दाल रोटी चलाने के लिए काम करने घर से निकलना पड़ता था। वरना औरत होती ही इसलिए है जिसको अपने घर गृहस्थी और बच्चों को घर में अकेला छोड़कर नौकरी करने के लिए घर से बाहर सड़कों पर निकलने ना पड़े। मेरे पति बहुत अच्छे थे। जब वह ठीक थे तब उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया था। मुझे और मेरे बच्चे को किसी चीज़ की कोई कमी तक नहीं होने देती थी। अपने आप को बहुत भाग्यशाली मैं समझती थी। मेरे पति ने कहा था कि बस तुम भगवान से प्रार्थना करो कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊं। मेरे ठीक होते ही मैं कभी भी तुम्हें यह काम करने नहीं दूंगा। मेरे लिए तो वैसे भी यही मायने रखता था मेरे पति जल्दी से ठीक हो जाए। मेरे बच्चे 2 वक्त की रोटी तो पेट भर खा लेते थे, वरना तो जैसे हमारे घर के हालत हो गए थे वैसे हालात होते हुए हम तो भूखे मर जाते। मैं अपना ठेला ले जाकर गली गली सब्जी बेच रही थी। किसी ने मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने देखा कि यह कोई बूढ़ा आदमी था जिसके हाथ में लाठी थी और उसने ढीला सा चोला पहनकर रखा हुआ था। वह मुझे शक्ल से कोई बाबा लग रहा था। मैंने उसके खातिर अपना ठेला रोक दिया था। वह जल्दी से मेरी तरफ बढ़े और कहने लगे कि मुझे 2 किलो आलू और 1 किलो टमाटर चाहिए। मैंने कहा आप अपनी पसंद से सब्जी छांट लें। तो उन्होंने कहा, अरे बेटी, मैं बूढ़ा आदमी हूँ और पहली बार सब्जी खरीदने के लिए निकला हूँ। मेरी बेटी ने कहा है कि गले सड़े टमाटर मत लेकर आना, ताज़ी ताज़ी सब्जी लेकर आना। मैं बाबा जी से कह रही थी कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सही आलू और सही टमाटर मैं छांट कर दूंगी। सब्जी छांटते छांटते वह मुझसे बातें करने लगे और कहने लगे कि बेटी, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे हिसाब से औरत को भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए, मर्द के कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। मैं बाबा जी की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। फिर उन्होंने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, प्रार्थना करना कि मेरी यात्रा सफल रहे। मैं मुस्कुराकर कहने लगी, बाबा जी, अगर आपके लिए माता रानी का बुलावा आया है तो समझ जाइए कि माता रानी आपको बुलाना चाहती है और अपने दर्शन करवाना चाहती है। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगे कि मुझ जैसे पापी को माता रानी के दर्शन इतनी आसानी से कैसे हो सकते हैं। मैं बोली कि आप वहाँ जाओ तो मेरे लिए भी प्रार्थना ज़रूर करना। उन्होंने कहा, हाँ बेटी, तुम भी मेरे लिए प्रार्थना करना कि मुझ जैसे बूढ़े आदमी की तीर्थ यात्रा सफल रहे। मैंने कहा, बाबा जी, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। वह बाबा जी कहने लगे, हाँ बेटी, मुझे मालूम है हर माता पिता के लिए उनकी औलाद बहुत प्यारी होती है। मैं दिल से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे बच्चों के ऊपर से हर परेशानी ख़त्म हो जाए। तुम्हें बच्चों की ही परेशानी है ना, इसलिए तुम परेशान नज़र आ रही हो। बच्चों का बिहेवियर समझने में वक्त हो रहा है ना बाबा जी। मैंने कहा कि बड़ी अजीब बातें कर रहे थे। मैं इनकार करते हुए सर हिला दी और कही कि नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। भगवान की कृपा से मुझे बच्चों की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, तो अपने पति की वजह से बहुत परेशान हूँ। मेरा पति बीमार है और लाचार है, वह कोई काम धंधा नहीं कर सकता, इसलिए तो मुझे सब्जी का ठेला लेकर घर से निकलना पड़ गया। बाबा जी कहने लगे, तुम्हारे पति के लिए प्रार्थना करूं या फिर तुम्हारे बच्चों के लिए? मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। बाबा जी कहने लगे, बच्चे तो मासूम होते हैं, मैं तो तुम्हारे बच्चों के लिए ही प्रार्थना करूंगा। वह बाबा जी और उनकी बातें मुझे बड़ी अजीब लगने लगी थी। फिर वह कहने लगे, तुम जानती हो क्या, इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं, तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। मैं चौंक कर बड़ी हैरानी से बाबा जी की तरफ देखने लगी। तो वह कहने लगे, तुम मेरी सब्जी अपने पास रखो, मैं अभी आता हूँ। मैं उनकी सब्जी की थैली अपने पास ही रख ली थी, जबकि वह मुझे सब्जी के पैसे भी दे चुके थे, और वह यह कहकर सामने बने हुए बड़े से बंगले के अंदर चले गए। मैं बड़ी हैरान हो गई थी कि कौन है और यह किस तरह की बातें कर रहे हैं। भला यह मुझे रुकने का
कहकर कहाँ चले गए। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा 5 मिनट तक इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। मेरे पास भी इंतज़ार करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मैं तो यह देखकर हैरान हो गई थी कि यह बूढ़े आदमी इतने बड़े बंगले में कैसे चले गए थे, और अगर वही इस बंगले के मालिक थे, फिर वह तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए इतने परेशान क्यों नजर आ रहे थे। मैं अभी अपने दिमाग में यही सारी बातें सोच रही थी कि बाबा जी वापस लौट आए थे। उनके हाथ में काले रंग की अटैची थी। पहले उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे आशीर्वाद देने लगे। फिर उन्होंने अपने दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और कहने लगे कि यह मेरी अमानत है, इसे तुम्हें अपने पास संभाल कर रखना है। जब मैं तीर्थ यात्रा से वापस आ जाऊंगा तो तुमसे अपनी अमानत वापस ले लूँगा। इस अटैची में मेरी एक बहुत ही कीमती चीज़ पड़ी है, इसको कभी खोलकर मत देखना। तुम्हें इसकी हिफाजत करनी है। मेरे सामान की हिफाजत करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके बदले मैं तुम्हारे लिए माता रानी के दर्शन करने के बाद उनसे बहुत सारी प्रार्थना करूँगा, और भगवान ने किया तो ज़रूर तुम्हारी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी और तुम्हारी ज़िंदगी पहले की तरह आसान हो जाएगी। मैं उनकी बात सुनकर हाँ करते हुए सिर हिला दी। वह बूढ़े आदमी अपनी सब्जी की थैली ठेले से उठाने लगे और जाते जाते उन्होंने मुझे मेरे घर का एड्रेस और मेरा मोबाइल नंबर भी ले लिया था। वह जब तीर्थ यात्रा से वापस आएंगे तो वह अपना अमानत मुझे वापस ले आए जाएंगे। उनको सब्जी देने के बाद मुझे बहुत तसल्ली हुई थी और उनके सामान को मैंने अपने ठेले के नीचे दबा कर रख लिया। मेरे सारे सब्जी बिक गई थी। मैं रात को 8 बजे तक अपने घर चली गई थी। घर जाने के बाद मैं बूढ़े बाबा की अटैची को अपनी अलमारी में संभाल कर रख दी थी। मुझे वह अटैची रखते हुए मेरी बेटी ने देख लिया था। मैंने अपनी बेटी से कहा था कि यह किसी की अमानत है, इस सामान को मेरी अलमारी में से इसी तरह से रखे रहने देना, इसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करना। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। मैं हर दिन की तरह अपना ठेला लगाकर सब्जी बेच रही थी। तभी अचानक मेरे पास किसी की कॉल आने लगी। मैं जल्द से कॉल अटेंड कर ली थी, क्योंकि यह कॉल किसी और की नहीं बल्कि मेरी बेटी के स्कूल टीचर की कॉल थी। मैंने उन्हें नमस्ते किया। उसके बाद उसने अपनी बेटी के बारे में पूछा। मेरी बेटी पिंकी की टीचर कोई भी बात होती थी तो मुझे फ़ोन पर बता देती थी, इसलिए उनकी कॉल आने में मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। मैं यह नहीं सोचती थी कि वह मेरी बेटी की शिकायत करने के लिए मुझे कॉल कर रही हैं, क्योंकि मेरी बेटी शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट थी। उसने कभी पढ़ाई में शिकायत का मौका ही नहीं दिया था। मुझे फ़िक्रमंद होना ही नहीं पड़ा था। पिंकी के टीचर कहने लगी कि मुझे पता है कि पिंकी के फादर का एक्सीडेंट हो चुका है और इस वक्त आप ही घर का खर्च चला रही हो, मगर आपको यह बात भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए कि जब एक बच्चा अपने माता पिता को तकलीफ़ की हालत में देखता है तो वह टूट कर रह जाता है। इस कड़े वक्त में बच्चों को सहारे की ज़रूरत होती है। प्लीज़ आप अपनी बेटी का सहारा बनिए। सिर्फ खाना पीना ज़रूरी नहीं होता, इंसान की फीलिंग्स भी कुछ मायने रखती है। मैं जानती हूँ कि आप मजबूर हो, इसलिए अपनी बेटी को वक्त नहीं दे पा रही हो, मगर यह इस तरह से आपका बिजी रहना आपकी पर्सनल लाइफ पर बहुत असर डाल रहा है। पहले जो लड़की हर सब्जेक्ट में 100% लेकर आती थी, अब वह पढ़ाई से दूर हो गई है। आपकी बेटी तो बुक तक खोलकर देखने की हिम्मत नहीं करती। आप ही अपनी बेटी को परेशानी के टाइम पर सहारा दे सकती हो। मैं तो टीचर की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। यह भला कैसे हो सकता था? हर क्लास में फर्स्ट आने वाली मेरी बेटी पढ़ाई से जी चुराने लगी थी। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपना ठेला इस टाइम उठाया और मैं घर की तरफ जाने लगी। अभी तक मेरी सारी सब्जियां बिकी भी नहीं थी, लेकिन मैं फिर से घर जाना चाहती थी, क्योंकि अब मेरा सब्जी बेचने का मन ही नहीं कर रहा था। यह बात सच थी कि मेरे बच्चों को मेरी बहुत ज़रूरत थी। आज का दिन मैं अपने बच्चों के साथ गुजार कर खुद को सुकून देना चाहती थी, पर घर में दाखिल हुई तो मेरे दोनों बच्चे मुझे देखकर बहुत खुश हो गए थे और मेरी तरफ बढ़कर आने लगे थे। मैंने एक एक करके अपने दोनों बच्चों को प्यार किया था। मेरा पति पिंकी की तरफ देखकर कहने लगा, बेटा अपनी मम्मी के लिए पानी लेकर आओ।
मैं अपनी बेटी की तरफ देखी तो उसके चेहरे पर मुझे कुछ एक्सप्रेशन नज़र आए थे। उसने अपने पिता की बात को इग्नोर करके उनकी तरफ देखा था और फिर नफ़रत से मुंह फेर लिया था। यह नज़ारा देखकर तो मेरा दिल दहल कर रह गया था। क्या मेरी बेटी अपने लाचार पिता से नफ़रत करने लगी थी? मैंने अपनी बेटी की तरफ घूर कर देखा और कहने लगी, क्या बात है पिंकी, तुमने सुना नहीं? तुम्हारे पापा तुमसे किसी काम को कह रहे हैं। पिंकी चुपचाप किचन की तरफ चली गई और मुझे पानी लाकर थमा दिया। मेरा 7 साल का बेटा नक्श, वह तो मुझे बहुत खुश और रिलैक्स नज़र आ रहा था, जबकि मेरी बेटी पिंकी की हालत मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी। वह मुझे नॉर्मल नहीं लग रही थी। इसका मतलब यह था कि उसके टीचर ठीक कह रहे थे, पिंकी सच में चेंज हो रही थी। मैं पिंकी से कही, पिंकी तुम मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह मुझसे कहने लगी, मम्मी मैं कमरे में जा रही हूँ, आप भी उधर ही आ जाना, मैं यहाँ पर बैठना नहीं चाहती। वह इतना कहकर अपने कमरे में चली गई थी। जबकि मैं बड़ी हैरानी भरी नज़रों से अपने पति की तरफ देख रही थी तो मेरे पति के चेहरे के रंग बदल गए थे। वह कहने लगे, मैं अपनी तरफ से बच्चों को बहुत ख्याल रखता हूँ, हर तरह से उनकी फ़िक्र करता हूँ और उनकी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर एक पिता कभी भी माँ की जगह तो नहीं रह सकता ना। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ मेघा, तुम्हें मेरी मजबूरी की वजह से घर से निकलना पड़ता है। मैं क्या करूँ, यह मेरे बस में नहीं था। मेरी तो यही प्रार्थना है कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ और मैं काम पर जाने लगूँ। फिर तुम घर में रहना, बच्चों का ख्याल रखना। शायद बच्चे अब मेरे कहने में नहीं रहे हैं। अपने पति के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहती थी मैं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा कोई भी जवाब उन्हें परेशानी में डाल सकता है। मैंने अपने पति के कंधे पर हाथ रख दिया। भगवान सब कुछ ठीक कर देगा, जल्द ही हम इस परेशानी से निकल जाएंगे। और उत्तर में अपनी बेटी से कमरे में आ गई थी। पिंकी मुझे देखकर कहने लगी, मम्मी आज आप बहुत जल्दी घर वापस आ गई हो, मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई। मैं भी मुस्कुराकर अपनी बेटी के पास बैठ गई थी और उसे उसका स्कूल बैग खोलने के लिए कहा। उसने अपना स्कूल बैग मुझे खोल कर दे दिया था। मैंने उसके बैग से उसकी सारी कॉपी चेक की तो उसने अपने स्कूल बैग में मुझे खोल कर दिया। मैंने उसके बाद से सारी कॉपियाँ चेक की तो यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि उसका कोई भी वर्क कंप्लीट ही नहीं था और उसके मार्क्स भी बहुत कम आए हुए थे। यह सब देखकर पिंकी के चेहरे का रंग उड़ गया था। वह खामोशी से मुझे देखती रही थी। मैंने उसकी कॉपी उसके सामने रख दी और एक एक कॉपी का वर्क पलटती जा रही थी। हर सब्जेक्ट में पिंकी के नंबर्स बहुत ही कम आए थे। मैं पिंकी की आंखों में आंखें डालकर उससे पूछा कि क्या तुम पढ़ाई में इतनी नालायक हो गई हो? तुम तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, अब जाकर तुम्हें क्या हो गया है? मैंने देखा कि मेरी बात सुनकर मेरी बेटी की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी, माँ आप नहीं जानती कि मैं किस परेशानी से गुजर रही हूँ। मैं अपनी 12 साल की बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दंग रह गई थी। मैं कहने लगी कि इतनी सी उम्र में भला तुम्हें कौन सी परेशानियां आ पहुंची हैं? माना कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है, वह बीमार हो गए हैं, यह बहुत बड़ी फिक्र की बात है, मगर मैं तुम लोगों के सर पर अभी मौजूद हूँ। तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर मेरी बेटे के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गए। वह एक झटके में उठी और खड़े होकर कहने लगी, पिताजी ठीक हों या ना हों मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ मेरे साथ रहे, बस। मुझे अपनी माँ के साथ की ज़रूरत है। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गई थी। मैं शॉक में बैठी हुई थी और ख़ुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मेरी बेटी ने कभी इस तरह से मुझसे बात नहीं की थी और अब वह बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होने लगी थी। न जाने यह बैठे बिठाए मेरी बेटी को क्या हो गया था। अब मेरे दिमाग में वह बाबा जी की बातें घूमने लगी। उन्होंने मुझसे कहा था कि बच्चे के लिए प्रार्थनाओं की ज़रूरत होती है। न जाने यह क्या मैटर था जो मुझे अभी तक छुपा हुआ था। मैं जल्द से जल्द अपनी बेटी को इस परेशानी और इस तकलीफ़ से निकालना चाहती थी।
अब मैं अपने बेटे को कमरे में बुलाई और उससे पूछा, बताओ कि तुम्हारी दीदी को क्या हुआ है, आजकल वह इतनी ज़्यादा परेशान क्यों रहने लगी है। मेरे बेटे ने मेरी बात सुनकर मुझे बताया कि दीदी आज पहली बार परेशान नहीं हुई, बल्कि वह तो अब हमेशा ही ऐसे गुस्से में और परेशान सी रहने लगी है। पिताजी कोई बात करते हैं तो उन्हें काट खाने को दौड़ती है। पिताजी दीदी से अगर किसी काम को कहते हैं तो वह फौरन उनके किसी भी काम को करने से इनकार कर देती है। अपने बेटे की बात सुनकर मुझे तो यही लगा था कि दोनों बाप बेटी का ही कोई मैटर है, मगर ऐसा भी क्या मैटर था जो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मेरी फिक्र तो अब दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि मेरी बेटी का बिहेवियर बहुत गुस्से वाला होता चला जा रहा था। लेकिन यह सारी बातें मैं अपने पति से शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि इस तरह की बातें करने से मेरे पति का दिल टूट जाएगा। मैं ऐसे ही इरादा बनाई कि मैं घर के हर मैटर पर अब अपनी गहरी निगाह रखूंगी, और जहाँ भी मुझे कुछ गड़बड़ नज़र आएगी तो मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। मगर जबकि मुझे काम पर भी जाना पड़ता था, अगर मैं अपना काम नहीं करती तो फिर घर के खर्चे में कमी आ जाती, और फिर हम लोग क्या करते। इन दिनों घर पर रह जाने के बाद भी मुझे किसी भी बात का पता नहीं चल सका था। पहले तो सुबह ही मैं घर से निकल जाया करती थी और रात होने पर ही घर वापस लौटती थी, लेकिन अब मैं कोशिश किया करती थी कि जल्दी से जल्दी मैं फ्री होकर घर पहुंच जाऊं। आज भी मैं जल्दी ही घर पर आ गई थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे अपनी बेटी नज़र आ गई थी। वह बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। वह मुझसे कहने लगी कि अच्छा हुआ माँ, आज जल्दी घर आ गई हो, घर में तो मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। यह कहने के बाद मैं तो अपने घर के कामों में बिजी हो गई थी, और मैंने देखा कि मेरी बेटी मेरे कमरे के अंदर मेरी अलमारी के पास खड़ी हुई न जाने क्या कर रही थी। मैंने उसे सवाल भी किया कि बेटी क्या निकाल रही हो, तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वह घबरा कर वहाँ से निकल गई। मैंने सोचा कि शायद उसने मेरा कोई सामान इस्तेमाल करना होगा, तभी तो वह मेरी अलमारी के अंदर झांक रही होगी। मैंने देखा कि आज मेरी बेटी छोटी सी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। मैंने अपने बेटे से पूछा कि आज तुम्हारी दीदी को गुस्सा क्यों आ रहा है। मेरे बेटे के जवाब देने के से पहले ही मेरे पति कहने लगे, तुम भी कमाल करती हो, छोटी सी बेटी के लिए इतनी परेशान मत हुआ करो। तुम्हें तो पता है कि इस उम्र में बच्चे अक्सर पढ़ाई के लोड की वजह से चिड़चिड़े हो जाते हैं। मैं भी अपने पति की बात पर सिर हिला दी और इस बारे में ज़्यादा कुछ सोचा भी नहीं था। मैं अपने काम में लग गई थी। इस बारे में मैंने अपनी बेटी से भी कोई बातचीत नहीं की थी। मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। शायद मेरी बेटी अपने पिता की लाचारी की वजह से उनसे जलने लगी थी। मैं यह प्रार्थना कर रही थी कि भगवान सब जल्दी से मेरे सामने आ जाए। सच सामने आते ही मेरी बेटी को मुसीबत और परेशानी से निकाल सकूंगी। ना जाने मेरी बेटी किस वजह से परेशान है और वह किस परेशानी से उलझी हुई है। मैं अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। रातों को मुझे उसी की टेंशन रहती थी और मैं सो भी नहीं पाती थी। मुझे अचानक एक रात पिंकी के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी थी। मैं तो घबरा गई थी और भागकर जब मैं अपनी बेटी के कमरे में पहुंची तो वह सपने में डर रही थी और बार बार चिल्ला रही थी, कह रही थी, मुझसे दूर हो जाओ पापा, मेरे पास आने की कोशिश मत करना, वरना मैं यहाँ से भाग जाऊँगी और मम्मी को सब कुछ बता दूँगी। मुझे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा। मेरी बेटी ज़ोर ज़ोर से पापा पापा चिल्ला रही थी, कह रही थी कि मुझसे दूर हो जाओ अभी। और इसी वक्त पिंकी की हालत देखकर मैं परेशानी का शिकार हो चुकी थी। मैंने अपनी बेटी को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की थी ताकि उसका सपना टूट जाए और वह जाग जाए। मेरी बेटी एकदम ही घबरा कर उठी थी और मेरे गले से लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। मैं उसके सर पर हाथ लगातार फेरती रही थी और उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। अपनी बेटी के आंसू देखकर मैं अपने आंसुओं को छुपा ली थी। मैंने कहा, पिंकी, शायद तुमने कोई डरावना सपना देख लिया है। मुझे भी बताओ कि तुमने आखिर ऐसा क्या देखा था जिसकी वजह से तुम इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। वह कहने लगी, माँ, पापा। यह कहकर मेरी बेटी झट से मेरे गले लग गई थी। मैंने कहा, बोलो पिंकी,
क्या कहना चाहती हो? बताओ, मुझे पूरी बात बताओ। उसने इनकार करते हुए सिर हिला दिया और कहने लगी कि यह ऐसी बात है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसकी बात सुनकर तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं कहने लगी, पिंकी, तुम्हें जिस तरह की भी परेशानी है तुम मुझे बताओ। तुम्हें मुझसे कोई भी बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है। इसने इनकार करते हुए सर हिलाया और कहने लगी, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी जब तक आप खुद सारी चीज़ों को अपनी आंखों से नहीं देख लेती। मैं अपनी बेटी की तरफ बड़ी हैरानी से देख रही थी। उसकी यह उम्र में तो नहीं थी कि वह इतना सब कुछ अकेले ही सह रही थी। उसकी उम्र के बच्चे तो अपने माता पिता से हर बात को शेयर करते हैं। मैं अपनी बेटी को तसल्ली देकर खामोशी से अपने कमरे में चली आई थी। मैं यह देखकर हैरान रह गई थी कि मेरा पति अभी तक जाग रहा था और वह मेरी तरफ देखकर सवाल करते हुए कहने लगा, क्या बात है? पिंकी क्यों चिल्ला रही थी? मैंने अपने पति की तरफ गुस्से से देखकर चिल्लाते हुए कहा कि इस बात के बारे में तो आपको ही पता होगा। मैं तो घर में नहीं रहती हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी की दिमागी हालत ऐसी क्यों हो गई है कि वह रातों को चिल्लाने लगी, दिन भर अकेली रहती है। मेरी बातें सुनकर मेरे पति के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कहने लगे, मैंने कभी बच्चों में फ़र्क नहीं किया। मैंने दोनों बच्चों से बराबर का प्यार करता हूँ। मुझे पता नहीं कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। तुम्हें एक बात बताऊँ क्या कि पिंकी मुझसे दूर होती चली जा रही है। न जाने क्यों वह मुझसे नफरत करने लगी है। मुझे इस बारे में पता तो नहीं। तुम्हें ही अपनी बेटी से इस बात की वजह पूछने की कोशिश करनी होगी। मैं बड़ी गौर से अपने पति के चेहरे को देख रही थी। उनके चेहरे पर पिंकी के लिए कोई फिक्र नहीं थी। मैंने कहा कि पिंकी ने आपके बारे में तो मुझे कोई बात नहीं की। तब कहीं जाकर मेरे पति के चेहरे पर तसल्ली भरा एक्सप्रेशन आया था, मगर सच कहूँ तो मेरा चैन सुकून बर्बाद हो गया था। मैं बेबस हो चुकी थी। मेरी एक छोटी सी और बहुत खूबसूरत सी फैमिली थी। प्यार करने वाला पति था, 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। कुशल से एक फैमिली में हमारी यह सिंपल सी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। फिर मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और हमारे इन खुशियों को नज़र लग गई। सब कुछ बर्बाद हो गया था। मैं घर में भी नहीं बैठ सकती थी। अगर ऐसा करती तो बहुत परेशानी आ जानी थी और अपने बच्चों को कहाँ से पालती, उनको कहाँ से खिलाने के लिए लाकर देती। मेरी बेटी की क्लास टीचर अभी भी मुझे उसकी लगातार शिकायतें कर रही थी। उनका यही कहना था कि मेरी बेटी पढ़ाई में बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। यह बात मेरे लिए हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि अब तो मेरी बेटी रात को मेरे सामने बैठकर पढ़ाई करती थी। अब मैं घर भी जल्दी से लौट कर आ जाया करती थी। आज भी मैं घर पर जल्दी आ गई। मैं जब अपने कमरे की तरफ आई तो मैंने देखा कि मेरी बेटी मेरी अलमारी में कुछ कर रही थी। जैसे ही मैं कमरे की तरफ गई तो वह घबरा गई और उसने अलमारी को बंद कर दिया। मैं इस बात को इग्नोर करते हुए अपने कमरे में काम में बिजी हो चुकी थी। रात हुई तो फिर से मेरी बेटी ने कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी थी। मैं भागकर उसके कमरे में गई तो वह बिल्कुल पहले वाले शब्द ही दोहरा रही थी। वह कह रही थी कि पापा मुझसे दूर हो जाओ। इससे पहले कि मैं उसे नींद से जगाती, मेरी नज़र बेड पर पड़ी थी। बेड पर अटैची रखी हुई थी। यह कोई आम अटैची नहीं थी। यह वही अटैची थी जो उस बाबा जी ने मुझे अमानत के तौर पर रखने के लिए दी थी, जो कुछ दिनों पहले मेरे पास सब्जी खरीदने के लिए आए थे और मुझे तीर्थ यात्रा पर जाने के बारे में बता रहे थे। यह अटैची तो मेरे पास उनकी अमानत थी। मैंने सोचा कि मेरी बेटी ने ज़रूर इस अटैची को खोलकर देख लिया है, तभी यह सब कुछ हो रहा है और उसकी हालत भी ऐसी हो गई है। मैं जल्दी से वह अटैची उठाई और वापस से अपने कमरे में बनी हुई अलमारी में उसे रख दी। मैंने अभी तक इस अटैची को अपनी अलमारी से निकाला ही नहीं था। शायद मेरी बेटी ने इसको निकाल लिया होगा। मैं यही सोचकर फिर से उसे रख दी थी कि यह उस बूढ़े आदमी की अमानत है, कब वह इसे लेने के लिए आ जाए। मुझे कुछ दिन उनकी अमानत वापस करनी थी। फिलहाल मैं उस अटैची को अपनी अलमारी में दोबारा से उसी जगह पर रख दी जहाँ पर मेरी बेटी ने उसे उठाया था। अगले दिन फिर से जब मैं अपने घर पर आई तो मैंने देखा कि मेरी बेटी अलमारी में कुछ कर रही थी और मुझे देखते ही उसने जल्दी से अलमारी को बंद कर दिया। मैं समझ गई थी
कि मेरी बेटी इस अटैची को निकालने की कोशिश कर रही थी। मैंने यह सब देखकर अपनी बेटी को बहुत डांटा था कि यह किसी की अमानत है, इसे अब निकालने की कोशिश मत करना। मेरी बेटी को गुस्सा तो बहुत जल्दी आ जाता था, मगर वह चुप कर जाया करती थी। मैंने महसूस किया था कि वह धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजरने लगे। एक दिन जब मैं रात को घर पर आई तो देखा कि मेरी बेटी खाना खाकर सो चुकी है। आज वह मेरे आने से पहले ही सो गई थी। मैंने अपने छोटे बेटे और पति को खाना खिलाया। उसके बाद मैं भी अपने कमरे में सोने के लिए लेट गई थी। तभी अचानक आधी रात को मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि वह भोले बाबा जी की वह अटैची मेरे पैरों में पड़ी हुई है। मैं यह देखकर बहुत घबरा गई थी कि यह मेरे पैरों में क्या कर रही है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे घर में कोई जाग रहा है। मैंने अपने कमरे के बाहर झांक कर देखा तो मेरी बेटी बाहर हॉल में टहल रही थी। मैंने देखा कि मेरे पति भी जाग रहे थे और दरवाजे से बाहर खड़े हुए मेरी बेटी को टहलते हुए चोरी चुपके देख रहे थे। मैंने अपने पति की हाथ पकड़ ली और उनसे कहा कि मुझे बताओ कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। अब मैं अपनी बेटी से कोई सवाल नहीं करूँगी, सब कुछ आपसे पूछना चाहती हूँ। मेरे पति कहने लगे, मेघा, मैं भी सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। न जाने हमारी बेटी को क्या हो गया है। तुम ही मुझे बताओ। मैंने कहा, यह रातों को सपने में बार बार अपने पिता से डरने लगी है। वह सपने में बार बार कहती है कि पापा मुझसे दूर हो जाओ। मुझे बताओ कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। उसे कुछ तो ऐसा कहा है जिसकी वजह से वह इतना डर गई है। मेरी गैर मौजूदगी में तुम उस पर हाथ उठाते हो या कि फिर किसी भी गुस्से भरी बात उससे कही है जिससे वह डर गई है। तुम मेरी बेटी को बेटे से कम समझते हो। मुझे बताओ क्या हुआ है। मेरे पति मेरी तरफ घबरा कर देखने लगे और उन्होंने उदासी भरी चेहरे बना लिया और फिर वह कहने लगे कि तुम मुझ पर शक कर रही हो, पिंकी के पिता पर शक कर रही हो। तुम जानती हो ना, सिर्फ तुम ही उसकी माँ नहीं हो बल्कि मैं भी उसका पिता हूँ। तुम मुझ पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो। मेघा, मैंने कभी उसे अपने बेटे से कम नहीं समझा है। मैं गुस्से में अपने पति से कहने लगी, पता नहीं फिर हमारे घर में यह सब क्या कुछ हो गया है। मेरी बेटी की हालत कैसी हो गई है। मैं रोते हुए पीछे की तरफ पलटी ही थी कि तभी मैंने देखा मेरी नज़र अटैची की तरफ गई। मैंने सोचा कि ज़रूर इस अटैची में ही कुछ गड़बड़ है, जो यह अटैची बार बार अलमारी से मुझे बाहर मिलती है। ज़रूर मेरी बेटी ने यहाँ पर रखी होगी। मैंने आज फैसला कर दिया था कि मैं इस अटैची को खोलकर ही रहूँगी, जबकि उस बूढ़े बाबा जी ने मुझे मना किया था कि किसी भी हाल में मेरे सामान को खोलने की कोशिश मत करना। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यह एहसास हो रहा था कि मेरे घर में जो फसाद की जड़ यही अटैची ही है। जिस दिन से मैं इसको अपने घर में लेकर आई थी, उसी दिन से मेरी बेटी का बिहेवियर बदल चुका था। मैंने उस अटैची को जैसे ही खोल कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस अटैची के अंदर तो एक डायरी रखी हुई थी। मैंने उसे पढ़ने की कोशिश की। उसके अंदर मेरे बीते हुए कल की कहानी लिखी हुई थी, जो कि मेरे पहले पति ने लिखी थी। मेरी बेटी के साथ मेरे पहले पति के फ़ोटो भी थे। मैं समझ गई थी कि अब क्या माजरा है। मेरी बेटी ने डायरी पढ़ी है और फ़ोटो देख लिया है, तभी वह अपने पिता से इस तरह का बिहेवियर कर रही है, क्योंकि इस डायरी में साफ साफ लिखा हुआ था कि वह मेरे पहले पति की बेटी है और मेरा पति उसे लेना चाहता है। वह मेरे दूसरे पति की बेटी नहीं है, इसलिए वह अपने पिता से नफरत करने लगी है। दरअसल जब मैं 20 साल की थी तो मेरी फैमिली वालों ने मेरी शादी एक ऐसे लड़के के साथ कर दी थी जो बहुत अमीर तो था ही, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत भी था। मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। जब अमीरों के घर से मेरे लिए रिश्ता आया तो मेरे घर वाले बहुत खुश हो गए थे कि उनकी बेटी ज़िंदगी भर खुश रहेगी। लेकिन शादी के बाद मेरा पति दिन रात मुझे ताने दिया करता था कि ना तो तुम खूबसूरत हो और ना ही तुम हमारे स्टैंडर्ड की हो। मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरा पति चाहता था कि वह दूसरी शादी करे और मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। मैं उसे मना करती थी और कहती थी कि मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन फिर भी उसने
कुछ महीनों के बाद मुझे डिवोर्स दे दिया। उस दौरान मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे पेट में पिंकी थी। पिंकी मेरे पहले पति की बेटी थी। यह बात मैं अपने पति को बार बार बता कर थक गई थी, लेकिन वह यह समझने ही नहीं रहा था, इसलिए वह मेरी डिवोर्स हो गई थी। मैं अपने मायके आ गई। अब मेरी प्रेगनेंसी की शुरुआत के ही दिन में मेरे लिए मेरे घर पर दूसरे पति का रिश्ता आया। उनकी पहली पत्नी मर चुकी थी। मेरे घर वालों ने सारी अच्छी बुरी बातें देखकर और बताकर मेरी शादी मेरे दूसरे पति के साथ करवा दी। एक ही महीने के बाद मेरी डिवोर्स भी हो गए और दूसरी शादी भी हो गई थी। फिर जब 9 महीने के बाद मेरी बेटी पैदा हुई तो मैं अपने पति को बता दी थी कि यह तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरे पहले पति की बेटी है। मेरे पति ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे मैं अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर रखूँगा। फिर कुछ सालों के बाद मेरा बेटा पैदा हुआ। इसी तरह से मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई थी। मेरा दूसरा पति गरीब ज़रूर था, लेकिन मुझे बहुत प्यार करता था और हमेशा उसने मेरा साथ दिया था। मैं फ़ौरन भागकर वह डायरी और फ़ोटो लेकर अपनी बेटी के पास चली गई। मैंने कहा कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, यह मेरा पहला पति है। मेरा पहला पति मेरी बेटी को लेना चाहता था। मैंने अपनी बेटी को बताया कि यह आदमी किसी लालच की वजह से तुम्हें लेना चाहता है। यह बहुत बुरा आदमी है। ना जाने क्यों इतने सालों बाद इसे अपनी बेटी की याद आ गई। मैं प्रेग्नेंट थी, उसने मुझे जानते हुए भी छोड़ दिया था कि तुम मेरे पेट में हो, और अब इतने सालों बाद यह तुम्हें लेना चाहता है। मेरी बेटी मुझसे लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, माँ मैं जानती हूँ, यह आदमी रोज़ मुझे रास्ते में रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पापा हूँ। अपनी माँ को भी जाकर बता दो, मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूँ। मेरा घर बहुत बड़ा है, तुम मेरे घर में बहुत खुश रहोगी। मुझे लगता है कि वह आदमी झूठ बोल रहा है, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया था। और उसने ज़बरदस्ती मेरे साथ अपनी फ़ोटो खींचकर रख ली थी और न जाने कैसे सामान में यह डायरी और फ़ोटो आ गई। जब आप यह अटैची लेकर आई थी तब आपने मुझे सख्ती से मना किया था कि इसको मत देखना, लेकिन मुझे तो इंटरेस्ट आ गया था, इसलिए मैंने आपके पीछे चोरी चुपके ही अटैची को खोलकर देख लिया था। तभी से मैं इस आदमी से बहुत डरी हुई हूँ कि वह आदमी मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर चला जाएगा। मुझे आपके अलावा किसी और के साथ नहीं रहना है। मैं आपके ही साथ रहना चाहती हूँ और यही वजह है कि मैं पापा से भी नफ़रत करने लगी हूँ। अपना सारा गुस्सा उन पर निकाल देती हूँ। मेरे पति भी अपनी बेटी के आंसू पोंछ रहे थे। मेरी बेटी ने मेरे पति से भी माफ़ी मांगी। मेरे पति ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं कोर्ट में केस करूँगा और कभी भी वह आदमी तुम्हें तंग नहीं करेगा। हमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी और हमारा मुकदमा भी दर्ज हो चुका था। मेरी बेटी ने पुलिस को बयान दिए और वह भी कहा कि यह आदमी मेरी बेटी को बीच रास्ते में रोक कर तंग करता है। उसकी इस हरकत से उसे अरेस्ट कर लिया गया था और खुशी खुशी मेरी बेटी की कस्टडी हम दोनों पति पत्नी को मिल गई। दरअसल वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा पहला पति था। उसे पता था कि जब वह मेरे सामने आएगा तो मैं उससे ढंग से बात तक नहीं करूँगी, इसलिए उसने मेरी बेटी को आते जाते रास्ते में तंग करना शुरू कर दिया और वह यह चाहता था कि मैं कहीं बीच रास्ते में हंगामा न कर दूं, इसलिए उसने बाबा का भेष बनाकर मुझसे बातें करने की कोशिश की थी। मैं उसे पहचान नहीं सकी थी क्योंकि मैंने उसे 11 साल बाद देखा था और उसका भेष भी बदला हुआ था, इससे मैं उसे पहचान नहीं सकी। उसने मुझे अपनी बातों में ले लिया और सख्ती से मना किया कि इसे खोलकर मत देखना, लेकिन मैं बहुत ईमानदार औरत थी। मैंने उसकी अटैची को संभाल कर रख दिया था, लेकिन मेरी बेटी ने उसे खोल कर देख लिया था। वह मेरा पति जिसे मैं बूढ़ा बाबा समझ रही थी, इसलिए मैंने उसकी बातों में आ गई और मैं उसकी अटैची को खोलकर नहीं देखी। मेरी बेटी इस धोखे का शिकार हो गई और वह अपने पिता से भी नफ़रत करने लगी थी। मैंने भी अपने पति से माफ़ी मांग ली थी। अब हम लोग अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी रह रहे हैं। मैं अभी भी सब्जी का ठेला लगाती हूँ। बस भगवान से प्रार्थना है कि वह मेरे पति को जल्द से जल्द ठीक कर दे। वैसे मेरे पति अब काफ़ी रिकवर हो चुके हैं,
हैं। लगता है कि कुछ दिनों के बाद वह सही हो जाएंगे और नौकरी पर भी जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। अब मेरी बेटी भी बिल्कुल ठीक हो गई है, क्योंकि मेरी बेटी गलतफहमी का शिकार हो गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।